आज जैसे मैंने स्टार्ट करना था, आपको बताया था लास्ट टाइम, टाइम वैल्यू ऑफ मनी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक्चुअली इसको हम आमतौर पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं कहते, इसको नॉर्मली हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। ये असल में लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग है, और बेसिकली दिस चैप्टर इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। असल में आपका जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो कोर्स है, और उसमें 3 हिस्से डाले हुए हैं उसने। पहला हिस्सा जो है वो कॉस्ट अकाउंटिंग है, जो प्रोसेस कॉस्टिंग तक है, सीबीपी से लेकर और इस चैप्टर से बैक तक जितना भी है वो आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। और ये जो 2 चैप्टर आखिरी आते हैं, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और एक टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये दोनों फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेट करते हैं। ठीक है, और याद रखना है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से फाइनेंशियल मैनेजर हैज टू टेक 3 डिसीजन, मेजर डिसीजन। फर्स्ट इज known as investing decision, investing decision। इन्वेस्टिंग डिसीजन में क्या होता है कि आपके पास अगर कोई मार्केट में अपॉर्चुनिटी निकलती है, तो आपने ये देखना होता है क्या वो अपॉर्चुनिटी हमारे लिए फिजिबल है, हमें वहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। दिस डिसीजन इज नॉन एज इन्वेस्टिंग डिसीजन। उसके बाद वंस द आंसर ऑफ इन्वेस्टिंग डिसीजन इज यस, तो सेकंड डिसीजन होता है फाइनेंसिंग डिसीजन, कि सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या होगा, यानी क्या हम फाइनेंसिंग जो है वो डेट के थ्रू लाएंगे या फाइनेंसिंग इक्विटी के थ्रू लाएंगे। ठीक है, यानी ऑनर खुद पैसा लगाएगा, कंपनी खुद लगाएगी अपने इक्विटी में से, या फिर वो लॉन्ग टर्म डेट्स की तरफ मूव करना चाहिए। दैट इज फाइनेंसिंग डिसीजन। और वंस डिसीजन इज इम्प्लीमेंटेड, तो फिर एंड पे हम एसेट मैनेजमेंट डिसीजन की तरफ आते हैं, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एसेट मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि जिस वक्त आपने ये डिसीजन लिया और आपने कहा कि इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, सोर्स ऑफ फाइनेंस यहाँ से आना चाहिए, डेट से या इक्विटी से या कम्बिनेशन से, तो फिर जिस वक्त आप इम्प्लीमेंटेशन करते हो तो उसको मैनेज भी तो करना है ना, ताकि आपके वो टारगेट अटेन हो सके। तो लिहाजा ये याद रखना है कि ये डिसीजन और ये डिसीजन हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। ये आप पढ़ोगे इंशाल्लाह सीए फाइनल में और बीएफडी में। लेकिन इस वक्त जो आपका सिर्फ डिसीजन है वो इन्वेस्टिंग है, और दैट इस चैप्टर इज नॉन एज टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जबकि असल में इस चैप्टर का नाम होता है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। मुख्तलिफ बुक्स में जब आप पढ़ोगे तो आपको इस नाम से कहीं नहीं मिलेगा, ये सिर्फ आपके सीए की बुक में इस नाम से है, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। कि क्या मुझे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज जो आई हैं इसको आपने इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दिस इज नॉन एज इन्वेस्टमेंट अप्रेजल डिसीजन। ठीक है, लॉन्ग टर्म डिसीजन और शॉर्ट टर्म डिसीजन में एक फ़र्क होता है। शॉर्ट टर्म डिसीजन जो है वो 1 साल से ज़्यादा अरसे को कवर नहीं करता, जिसकी वजह से आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी का फैक्टर जो है वो इग्नोर हो जाता है। लेकिन जहाँ पर आपका डिसीजन 1 ईयर से एक्सीड करे, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, तो आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर नहीं कर सकते। तो फिर यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे माइंड में क्या आती है कि अगर मुझे एक इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलती है और मुझे फ्यूचर में एक कैश मिल रहा है। मैं एक बड़ी सिंप्लीफाई एग्जांपल लेता हूँ। सपोज एक पर्सन जो है उसको 1 मिलियन रुपीस मिलता है, ठीक है, एंड ही डिसाइडेड टू डिपॉजिट। उसको अभी नहीं चाहिए थे, उसने कहा मैं बैंक में डिपॉजिट करवा देता हूँ। बैंक कहता है जी मैं आपको 7% पर एनम इंटरेस्ट दूंगा, 5 ईयर्स के लिए वो डिपॉजिट करवा देता है। अब होगा क्या, 5 साल में, यानी हर साल ईच ईयर उसको कितनी अमाउंट मिलेगी, 1 मिलियन का 7%, 70,000 रुपीज भी उसको मिलता रहेगा।
हर साल, और फिर एंड ऑफ 5 ईयर उसको पूरी की पूरी रकम वापस मिल जाएगी 1 मिलियन। अब यहां पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन राइज होता है कि क्या ये जो उसका डिसीजन था, इज इट वायबल so far as finance is concerned? एनी स्टूडेंट, क्या ये अच्छा डिसीजन है? कि देखो उसने रकम तो सिक्योर कर ली ना, एक 1 मिलियन रुपीस उसको मिल गया 5 साल बाद, और बल्कि 5 साल में उसको 70,000 भी मिल रहा है। तो क्या फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह सकता हूं दैट इज अ गुड डिसीजन? जी बताइए। इस अप्रोच को हम कहते हैं फाइनेंस में कंजर्वेटिव अप्रोच, और ये किसी सूरत में एक्सेप्टेबल नहीं है। उसकी रीजन क्या है कि 5 साल के बाद जो उसको 1 मिलियन रुपीस मिल रहा है, वो जिस दिन आपके पास 1 मिलियन था उसको अगर कंपेयर करें तो 5 साल के बाद 1 मिलियन के इक्वल नहीं होगा। हो सकता है उसकी वैल्यू 600,000 रह गई हो। तो फिर ये कैसे फिजिबल हो गया? ये किसी सूरत में फिजिबल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम कंजर्वेटिव अप्रोच नहीं लगाते, बल्कि प्रॉपर एनालिसिस करते हैं, और एनालिसिस के बाद फिर डिसाइड करते हैं कि हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये भी हो सकता है कि वैल्यू ऑफ मनी ना गिरे इतनी ज़्यादा, तो हो सकता है ये बेनिफिशियल भी हो जाए। लेकिन विदाउट एनालिसिस मुझे कोई भी रिमार्क्स नहीं देने, लेकिन नॉर्मली हम इस अप्रोच को कंजर्वेटिव अप्रोच कहते हैं कि ये अप्रोच हमारे लिए इतनी फाइनेंस में एक्सेप्टेबल नहीं कंसीडर होती। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये देखिएगा कि 1 मिलियन को मैंने 600 लिखा, यानी इट मीन्स कि ये फ्यूचर वैल्यू को मैंने कन्वर्ट किया प्रेजेंट वैल्यू। यही चीज पहले जरा हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे जो क्यूएमएस में आप पढ़ के आए हो, प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट। पहले डिस्कस करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल अमाउंट। अगर आपको एक सिंगल अमाउंट जो है उसकी प्रेजेंट वैल्यू कन्वर्ट करनी हो तो क्या फार्मूला पढ़ा हुआ आपने? फ्यूचर वैल्यू इनटू 1 प्लस आर रेज टू पावर माइनस एन। ठीक है, यानी अगर एक पर्सन जो है वो 500,000 रुपीज डिपॉजिट करवाता है टुडे, एट 6% इंटरेस्ट, ठीक है, मैं कहता हूं जी कैलकुलेट करो प्रेजेंट वैल्यू इफ डिस्काउंट रेट इज 7%। आप इसको और आसान कर लो, टुडे एंड विल रिसीव रुपीज 700,000 एट एंड ऑफ ईयर 4। अगर एक शख्स आज 500,000 रुपीज जमा कराता है और बैंक से या जहां पे इन्वेस्टमेंट करा रहा है उससे एग्रीमेंट ये है कि 4 साल के बाद उसे 700,000 रुपीज मिल जाएंगे, तो क्या ये उसको बेनिफिशियल है? बज़ाहिर तो नज़र आ रहा है कि 2 लाख रुपए का फ़ायदा हो रहा है, लेकिन जब तक मैं एनालिसिस नहीं करूंगा उस वक्त तक फाइनल राय नहीं दे सकता। और उसके लिए सबसे बेस्ट वे क्या है? तो आई हैव टू कन्वर्ट इट इनटू प्रेजेंट वैल्यू। एंड व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू? फ्यूचर वैल्यू 700,000 इनटू 1 प्लस आर यानी 1.07 रेज टू पावर -4। जरा कैलकुलेट कीजिएगा व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू।
534026. 534026। ठीक है, तो अब अगर आप देखें तो मैं कह सकता हूं कि एक पर्सन ने 500,000 डिपॉजिट करवाए थे और उसको जो रकम मिल रही है उसकी जो वैल्यू है वो 534,000 है, तो उसको 34,000 का रियल टर्म में फायदा हो रहा है, सो ही शुड मेक इन्वेस्टमेंट। ठीक है, यानी आपने ये नहीं करना कि ये देखना है कि 500 और 700 का डिफरेंस ले रहे, ये तो क्लियर है जो मैं आज रकम जमा कराऊंगा वो कम होगी, जो मुझे मिलेगी वो ज्यादा होगी, क्या रियल टर्म में वो ज्यादा है या नहीं, ये चीज देखना है, नॉमिनल टर्म में नहीं देखना। नॉमिनल टर्म में तो फायदा ही नजर आ रहा है कि 5 लाख रुपए जमा कराए 7 लाख मिल गए तो 2 लाख एक्स्ट्रा मिल रहा है, ये नॉमिनल वैल्यू है, इसको रियल में कन्वर्ट करना है, यानी आज का टाइम वैल्यू ऑफ मनी का फैक्टर इन्वॉल्व करके देखना है कि मुझे फायदा हो रहा है या नहीं। अगर तो फायदा हो रहा है तो वी शुड मेक इन्वेस्टमेंट, अदरवाइज वी शुड नॉट मेक एन इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी। अच्छा, अब सम टाइम क्या होता है कि ये तो एक पेमेंट है, एन्युटी का कॉन्सेप्ट क्रिएट होता है। एन्युटी क्या होती है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। व्हाट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी? अच्छा, एन्युटी को पहले डिस्कस कर लेते हैं। एन्युटी होता क्या? जहां पर एक सेम अमाउंट ओवर द पीरियड आपको रिसीव होती है। मिसाल के तौर पे अगर मैं ये कहूँ कि अगर आप आज 500,000 डिपॉजिट करवाते हो, आपको हर साल के एंड पे अगर आप 175 आपको वापस मिलता जाएगा। टुडे आप 500,000 डिपॉजिट कराओ, हर साल के एंड पे 150,000 या जो भी आप अमाउंट ले लो वो आपको मिल जाएगी अमाउंट। दिस इज नॉन एज एन्युटी। सेम अमाउंट एंड सेम डिफरेंस डिस्टेंस, यानी अगर इंस्टॉलमेंट आपको एनुअल मिल रही है तो हर साल एनुअल मिलेगी, 6 मंथली मिल रही है तो हर साल 6 मंथली होगी, मंथली होगी तो फिर मंथली पे चलोगे एंड सो ऑन। ठीक है, उसको हम कहते हैं एन्युटी। जहां एन्युटी आ जाए वहां इस मेथड को हम यूज नहीं करते। इसमें 4 डिफरेंट टाइप्स आपने पढ़ी हुई हैं। नंबर 1 इज ऑर्डिनरी एन्युटी। ऑर्डिनरी एन्युटी में क्या होता है जी कि आप आज रकम जाती, यानी इन एरियर जिसको कह लें एरियर, आज रकम जमा कराते हो और बाद में आपको कैश इनफ्लो आता है। ठीक है, यानी ये 5 ईयर का प्रोजेक्ट है, ये 0 ईयर में आपने 70,000 रुपीज जमा करा दिए और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ हर साल आपको 20,000 रुपीज मिलता गया इन ईच ईयर। इसको कहते हैं ऑर्डिनरी एन्युटी। ठीक है, सेकंड होती है जिसको हम नाम देते हैं एन्युटी ड्यू। एन्युटी ड्यू इज द अमाउंट, एन्युटी अमाउंट विच इज पेएबल और रिसीवेबल इन एडवांस। अच्छा, ये हमारे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में यूज नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि आज मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं और आज ही मुझे प्रॉफिट मिल जाए। हाउ इज इट पॉसिबल? मतलब आज अगर मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं तो प्रॉफिट तो मुझे फ्यूचर में मिलेगा। इसलिए हमारी जो एन्युटी यूज होगी वो ऑर्डिनरी एन्युटी है। एन्युटी ड्यू तो हम यूज कर ही नहीं सकते। ठीक है। नंबर 3, परपेचुइटी। परपेचुइटी हम वहां पर यूज करते हैं व्हेन एन इज अननोन, जहां एन कैलकुलेट नहीं हो सकता। ठीक है, यानी व्हेन एन इज अननोन। मसलन बैंक आपको ऑफर करता है कि आप 10 लाख रुपए जमा करा दो, 1 मिलियन रुपीज, और हर साल मुझसे आप 100,000 रुपीज लेते जाओ फॉर एवर, जब तक जिंदा हो मुझसे 100,000 लेते जाओ। इसको हम कहेंगे परपेचुइटी। आपकी जो पेंशन कैलकुलेशन है वो परपेचुइटी पर होती है।
क्योंकि वहाँ एन अननोन होता है। आपकी जितनी भी इंश्योरेंस की कैलकुलेशन है वो सारी की सारी परपेचुइटी पर होती है, क्योंकि इंश्योरेंस में भी एन का हम मेजर नहीं कर सकते, खासतौर पर लाइफ इंश्योरेंस में। ये आपने शायद देखा हो कि लाइफ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम होता है वो एज ज़्यादा होने के साथ साथ प्रीमियम हाई होता चला जाता है। यानी जिस एक ऐसा पर्सन जिसकी 18 ईयर एज है उसका प्रीमियम बहुत लो होगा, और एक ऐसा पर्सन जिसकी 50 ईयर्स एज है उसका प्रीमियम काफ़ी हाई होगा, बिकॉज ऑफ द हायर रिस्क। जितना कम एज होगी उतना रिस्क उनके लिए कम होगा, और जितने ज़्यादा होगी उतना रिस्क बढ़ता जाएगा। इस वजह से वो ज़्यादा अमाउंट चार्ज करते हैं। तो उसकी सारी कैलकुलेशन परपेचुइटी पर होगी। शायद किसी क्वेश्चन पे हमें परपेचुइटी भी यूज़ करवा लें, वैसे आमतौर पे पेपर पे परपेचुइटी नहीं आती। फोर्थ आता है। अच्छा, ये फोर्थ और फाइव जो मैं आपसे डिस्कस करना लगा हूँ, ये इसकी कोई टाइप्स नहीं है, ये इसकी फर्दर आप कह लें एक्सप्लेनेशन है। एक होती है जिसको हम कहते हैं ब्रेक एन्युटी, बल्कि पहले कर लें डिलेड एन्युटी। डिलेड एन्युटी में हम क्या करते हैं जी कि लाइक वो आज हम 70,000 की इन्वेस्टमेंट करते हैं, पहले साल कोई पेमेंट हमें रिसीव नहीं होगी, सेकेंड ईयर कोई पेमेंट रिसीव नहीं होगी, थर्ड ईयर से हमें पेमेंट रिसीव होगी 3 साल के लिए, एंड दैट इज 30,000 ईच। अब देखिए ये एन्युटी बन रही है क्योंकि ये इक्वल अमाउंट है और डिस्टेंस बिटवीन द ईयर इज इक्वल। लेकिन इसमें मसला ये है कि ये आपकी स्टार्ट हो रही है थर्ड ईयर से, पहले 2 साल कोई पेमेंट नहीं आ रही। इस सिचुएशन को हम कहते हैं डिलेड एन्युटी। ऐसी एन्युटी जो डिलेज शुरू हो, लेट शुरू हो। ठीक है, पांचवी सिचुएशन हम पढ़ेंगे ब्रेक एन्युटी। यानी ऐसी एन्युटी जिसके दरमियान ब्रेक आ जाए, यानी गैप ज्यादा हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो ऐसे लिखे कि 70,000 की आज आप डिपॉजिट करवाएं, पहले साल और सेकंड ईयर आपको 20,000 मिलेगा, थर्ड ईयर आपको कोई पेमेंट नहीं मिलेगी, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर दोबारा आपको 20,000 मिलेगा। यहाँ पर अगर आप देखें ये एन्युटी तो बन रही है और गैप भी इक्वल आ रहा है, स्वाय 1 साल के। दिस वन, इसको मैं बी का वर्ड लिख रहा हूँ, यानी ये ब्रेक हो रही है। यहाँ पर एन्युटी ब्रेक हो रही है। ये तमाम कैलकुलेशन पहले हमें सीखनी है इस चैप्टर को करने से पहले। ठीक है, जब ये सीख लेंगे देन इट बिकम्स लिटिल बिट इजियर फॉर अस टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो मैं स्टार्ट करूँगा यहाँ से ऑर्डिनरी एन्युटी, विच इज़ वेरी इजी। ऑर्डिनरी एन्युटी का फार्मूला आपने क्या पढ़ा हुआ है? जिन्होंने एफ ए आर 2 पढ़ी है तो उनको भी आइडिया होगा, उन्होंने लीज में पढ़ा हुआ है। ठीक है, इसको हम लिखते हैं आर इंटू कैपिटल आर इंटू 1 माइनस 1 प्लस आर स्मॉल आर रेज टू पावर माइनस एन डिवाइडेड बाय स्मॉल आर। यहाँ पर आर जो है दैट इज नॉन एज रेगुलर पेमेंट, जिसको एन्युटी कह लो, क्योंकि ये जो पेमेंट्स है इसको एन्युटी का नाम देते हैं ना, क्योंकि सेम होती है, सेम अमाउंट को हम कंबाइन भी कर सकते हैं। स्मॉल आर का मतलब डिस्काउंट रेट, एन नंबर ऑफ ईयर्स, ये हमारी ऑर्डिनरी एन्युटी आ जाए। ठीक है, इसी सिचुएशन में जरा ऑर्डिनरी एन्युटी निकालते हैं और डिस्काउंट रेट जो है वो हम ले लेते हैं 11%। अगर वो कहते हैं जी कि आप 70,000 आज डिपॉजिट करवा दो अगले 5 साल मुझसे,
20,000 रिसीव करते रहो, 11% डिस्काउंट रेट हो अगर, तो बताइए प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी। अगर टेक्निकली देखें तो मुझे टोटल अमाउंट कितनी मिल रही है, 20,000 इंटू 5, मुझे 100,000 रुपीज़ मिल रहा है और 70,000 में डिपॉजिट करवा रहा हूँ। इसका मतलब मुझे 30,000 का प्रॉफिट नज़र आ रहा है, लेकिन दिस प्रॉफिट इज़ इन नॉमिनल टर्म। मुझे जब भी डिसीजन लेना है कॉन्जर्वेटिव अप्रोच से निकलना है, ठीक है, और मुझे प्रोएक्टिव अप्रोच की तरफ मूव करना है, एंड दैट अप्रोच सेज कि आप इसको पहले प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करो, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का फैक्टर लगाकर उसका टाइम वैल्यू ऑफ मनी का इफेक्ट निकाल दो और देखो फिर कितना प्रॉफिट है। लेट्स सी, मैं अगर इसकी एनविटी निकालूं तो आर जो है मेरे पास आएगा 20,000 इंटू 1 माइनस 1 प्लस आर, यानी 1.11 रेज टू पावर माइनस 5 साल की एन्युटी है 5 डिवाइडेड बाय 0.11। अब इसको कैलकुलेट कीजिएगा कितनी अमाउंट आ रही है। 73918। 73918। अब आप देखिए कि मैंने इन्वेस्टमेंट की 70,000 की, मुझे जो रिटर्न मिल रहा है रियल टर्म में वो 73,000 है, तो वी शुड मेक इन्वेस्टमेंट, यानी इन रियल टर्म अमाउंट कम से कम इस अमाउंट से ज़्यादा होनी चाहिए जो मैंने इन्वेस्टमेंट की है। ठीक है, ये बेसिकली पहला कॉन्सेप्ट आता है ऑर्डिनरी एन्युटी का। जैसे मैंने आपसे कहा था कि एन्युटी ड्यू हमारी कहीं यूज़ नहीं होगी, ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में इसको यूज़ करें कि आप इन्वेस्टमेंट भी आज ही कर रहे हैं और रिटर्न भी आपको आज ही मिल रहा है। इट इज़ नॉट पॉसिबल इन प्रैक्टिस। ठीक है, परपेचुइटी के लिए जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं, दैट इज वेरी सिंपल, आर ओवर आर ओनली। ठीक है, यानी अगर मैं ये कहूं परपेचुइटी में कि अगर आप आज डिपॉजिट करवाते हो 70,000 और आपको ईच ईयर एंड पर we will receive rupees 8,000 in perpetuity, yani there is no limit, and discount rate if the discount rate is 12%। तो अगर मैं इसकी परपेचुइटी कैलकुलेट करूं तो सिंपल क्या करूंगा, आर ओवर आर, आर है कैपिटल आर 8,000 और स्मॉल आर 0.12, 12%, तो कितना आता है 8,000 डिवाइड बाय 0.12 सर 66667। ठीक है, 66667। अब देखिए, अगर कोई शख्स मुझे ये कहता है कि 70,000 जमा करा दो और हर साल आप 8,000 लेते रहो फॉर एवर, तो फाइनेंस की टर्म में अगर 12% डिस्काउंट हो रहा है तो मुझे 66,000 मिलेगा, क्योंकि एक वक्त ऐसा आता है जैसे 1 रुपये की वैल्यू ख़त्म हो चुकी होती है। मिसाल के तौर पे मुझे आज के दौर में बताइए क्या 1 रुपये की कोई वैल्यू है, क्या 1 रुपये कहीं पर एक्सेप्टेबल है? इवन अगर मेरी पॉकेट में भी पड़ा हुआ है 1 रुपये तो वो भी ज़ाया है। इवन 5 पैसा जो अब वो 5 रुपये भी ख़त्म हो गया, 5 रुपये पैसे में कन्वर्ट हो गया, तो फॉर 5 रुपये जो है उसकी वैल्यू भी ख़त्म होगी। कई दफ़ा वो पॉकेट में पड़ा गिर जाता है, कोई परवाह नहीं होती। बेसिकली एक वक्त आता है जब उसकी टाइम वैल्यू ऑफ मनी ख़त्म हो जाती है। लेकिन एक वक्त वो था जैसे 25 पैसा जिसको एक आना कहते थे, उसकी भी एक वर्थ हुआ करती थी। ठीक है, मुझे याद है मैंने आई वॉज इन स्कूल, तो हमें 8 आने का नान और पकोड़े फ्री मिलते थे। ठीक है, और आज नान कितने का है? आई थिंक 20 से ऊपर चला गया गालवन, इसके राउंड अबाउट है। तो
अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी एक वक्त पे गिर जाती है, यानी अगर उसके बाद कोई मुझे वो रकम देगा वैल्यू यूजलेस है, उसका फायदा ही कोई नहीं, ठीक है। तो इसलिए इसकी परपेचुइटी हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। लेकिन अब दो चीजें जो है ना, ये बेसिकली कोई नई नहीं है, ये ऑर्डिनरी एन्युटी ही है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा फर्क ये आ रहा है, ये सिचुएशंस हैं। पहली सिचुएशन ये है कि एन्युटी है, ऑर्डिनरी एन्युटी है, लेकिन डिले है। डिलेड एन्युटी उन बिजनेसेस पर यूज होते हैं जिन बिजनेस पे रिटर्न जो है फौरन नहीं मिलता। मतलब कई बिजनेस की नेचर ऐसी है जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको 2 से 3 साल लगेंगे पहले उसे स्टैब्लिश करते हुए, उसके बाद रिटर्न आना शुरू होगा। ऐसी जगह पर आप डिलेड एन्युटी को यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए कोई स्पेसिफिक फार्मूला नहीं है, वही फार्मूला हम यूज करते हैं, लेकिन कैसे करेंगे जरा देखिएगा। Suppose you have to deposit 500,000 rupees today and will receive 200,000 each year starting from year end of year 3. क्या आप 200,000 हर साल रिसीव करोगे और तीसरे साल के एंड से आपको रिसीव करना शुरू करोगे, ठीक है। और जो टर्म है दैट इज 5 years। तो अगर मैं इसको चार्ट में कन्वर्ट करूं तो बड़ा क्लियर नजर आता है कि 0 ईयर में मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा 500,000 की, पहले साल के एंड पे मुझे कोई अमाउंट नहीं मिलेगी, सेकंड ईयर के एंड पे मुझे कोई अमाउंट नहीं मिलेगी, थर्ड ईयर के एंड पर मुझे 200 रुपीज इनफ्लो होगा, फोर्थ ईयर एंड पर भी 200 होगा और फिफ्थ ईयर एंड पर भी 200 होगा। ये सिचुएशन आपके सामने आ गई और यहां पर डिस्काउंट रेट आप ले लो 7%। अब जरा गौर से देखिए तो ये भी ऑर्डिनरी एन्युटी ही है, एन्युटी एंड ऑफ द ईयर है और हर साल है, सिर्फ पहले 2 साल कोई एन्युटी नहीं है। अब अगर मैं इसको अप्लाई करता हूं, इस फॉर्मूले को लगाता हूं और मैं इस तरह लिखता हूं R इंटू 1 माइनस 1 प्लस R रेज टू पावर -3 डिवाइडेड बाय R, माइनस n करिएगा, ठीक है। मैं जरा वैल्यू भी पुट कर रहा हूं, R आपका 200,000 है इनटू 1 माइनस 1 प्लस R यानी 1.07 रेज टू पावर। अब यहां n क्या आएगा, 5 आएगा या 3 आएगा? n स्टूडेंट 5 3 आएगा सर। 5 नहीं आ सकता क्योंकि एन्युटी 3 सालों की है। ये देखिएगा 1 2 3 तो 3, ठीक है, डिवाइडेड बाय 0.07। लेकिन अभी मेरी बात नहीं खत्म हुई, यहां तक तो ये फार्मूले में जो मैंने पुट किया वो बिल्कुल ठीक किया। अब अगर मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालता हूं इन 3 सालों की, तो प्रेजेंट वैल्यू जब भी निकालोगे वो इससे पिछले साल में जाएगी। जैसे अगर एन्युटी यहां से स्टार्ट हो रही हो, नॉर्मल एन्युटी हो 1 से स्टार्ट हो रही है 2 3 4 5, तो जब मैं इस एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करता हूं ना, तो ये किस ईयर को रिप्रेजेंट करती है? प्रीवियस ईयर यानी 0। इसी तरह जब मैं 3 साल की एन्युटी निकालता हूं तो ये इस साल की प्रेजेंट वैल्यू है, ये प्रेजेंट वैल्यू सेकंड ईयर एंड की है। मुझे प्रेजेंट वैल्यू चाहिए किस डेट की? 0 ईयर की। अब गौर से देखिए, जब मैंने इसकी एन्युटी निकाली है तो ये 1 साल एक सिंगल अमाउंट में कन्वर्ट होगी।
अब सिंगल अमाउंट को मैं प्रेजेंट वैल्यू को यहाँ लाना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं इस फॉर्मूले के साथ फर्दर ऐड क्या करूँगा, इंटू 1 प्लस आर रेज टू पावर माइनस, इसको आप बेशक इस तरह लिखिए -3 और -2, यानी आपका 5 ईयर पूरे हैं, जब तक प्रेजेंट वैल्यू इस डेट की नहीं आएगी मैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन लूँगा तो वो गलत होगा। इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए जिस डेट को इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसी डेट की मुझे इनफ्लो चाहिए, तो लिहाजा ये 3 इयर्स ये हो गए और 2 इयर्स यहाँ से काउंट करें 1 और 2। ये हमेशा याद रखना है कि 3 और 2 मिलकर टोटल टर्म के इक्वल होना चाहिए, यानी इंटू 1.07 रेज टू पावर -2। अब ये पूरी कैलकुलेशन करो, क्या आंसर आता है? 45,8435। जी बताइए। सर 45,8435। 8, चलिए 1000 कर लें, इन 1000 कन्वर्ट कर, ठीक है 458,000। अब देखो मैंने डिपॉजिट कितना करवाया था 500,000, मुझे जो रिटर्न मिल रहा है इन प्रेजेंट टर्म वो 458,000 है, तो यहाँ तो मुझे कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ये है, दिस इज अ सिचुएशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डिलेड एन्युटी। उसके बाद नेक्स्ट, आखिरी आ जाती है फिर इसमें ब्रेक एन्युटी। ये सिर्फ हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, इसकी एप्लीकेशन क्वेश्चंस में कहां डालता है वो तो फिर बात का मसला है। अच्छा, डिलेड एन्युटी के बाद ब्रेक एन्युटी। ब्रेक एन्युटी में हमने पढ़ा था कि वो जो एन्युटी है वो कहीं ना कहीं दरमियान में ब्रेक हो रही है, ठीक है, उसके दरमियान गैप आ रहा है। अब उसको कैसे हैंडल करेंगे? फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी कि आज मैं डिपॉजिट करवा रहा हूं, छोटी अमाउंट ले लेते हैं 50,000 रुपीज टुडे, and we will receive rupees 12,000 per annum at each year end, except year 3। और टर्म जो है उसको 6 इयर्स कर देते हैं और डिस्काउंट रेट जो है 8%। अब ये पूरी कैलकुलेशन देखिएगा, डिपॉजिट आप करवा रहे हो 50,000, ये देखिए 0 ईयर, अच्छा आपको रिसीव करोगे 6 ईयर पहले लगा ले, 1 2 3 4 5 एंड 6, वो कह रहे हैं कि यू विल रिसीव 12,000 इन ईच ईयर, लेकिन साल लिखा है एक्सेप्ट ईयर 3। ये देखो 3 में मैंने ब्रेक लगाई है, यानी दिस इज द ब्रेक एन्युटी। अच्छा, अब मैं अगर यहाँ एन्युटी का फार्मूला पुट करता हूँ यहां से लेकर यहां तक, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि बिल्कुल मैं कर सकता हूं, लेकिन उसके लिए प्रिंसिपल क्या है या कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? एन्युटी का फार्मूला वहां यूज हो सकता है जहां 2 कैरेक्टरिस्टिक्स फुलफिल होते हैं। नंबर 1, द अमाउंट शुड बी इक्वल, विच इज फाइन, अमाउंट इज इक्वल, एंड नंबर 2, द डिफरेंस या ड्यूरेशन बिटवीन द 2 इंस्टॉलमेंट शुड ऑल्सो बी इक्वल। वो गलत हो जाता है, यानी इंस्टॉलमेंट में यहाँ पर गैप 1 साल 1 साल, यहाँ 2 साल का गैप हो रहा है और फिर 1 साल का। तो ऐसी सूरत हाल में आपने इसको 2 हिस्सों में सॉल्व करना है, यानी ये इस हिस्से को आपने कंसीडर करना है एन्युटी नंबर 1 और इस हिस्से को आपने सॉल्व करना है एज एन एन्युटी नंबर 2।
आप जरा गौर से देखिए, अगर मैं एन्युटी 1 कैलकुलेट करता हूं, इसकी प्रेजेंट वैल्यू डायरेक्टली यहां आ जाएगी। जब मैं एन्युटी 2 कैलकुलेट करता हूं प्रेजेंट वैल्यू, तो वो तो ईयर 3 में आएगी, फिर उसको मुझे यहां पर प्रेजेंट वैल्यू में लेकर आना है और दोनों प्रेजेंट वैल्यू को ऐड करूंगा तो आंसर बनेगा। तो अगर गौर से फिर देखिए इसको ध्यान से, ये डिलेड एन्युटी ही तो बन रही है, यानी ब्रेक एन्युटी में दो पोर्शन हो गए, एक डिलेड एन्युटी, एक नॉर्मल एन्युटी। तो अब इसकी जब कैलकुलेशन करूंगा तो फॉर्मूला क्या बनेगा, R इंटू, बल्कि वैल्यू पुट कीजिएगा, 12,000 इंटू 1 माइनस 1.08 रेज टू पावर। देखो एन्युटी फर्स्ट, ये एन्युटी फर्स्ट की प्रेजेंट वैल्यू, रेज टू पावर -2। अब ये 2 साल की एन्युटी है, डिवाइडेड बाय 0.08, और ये इसको डिलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसकी प्रेजेंट वैल्यू 0 ईयर में आ रही है। पहले जरा इसकी कैलकुलेशन कीजिएगा, कितनी अमाउंट आई? 21,399। अब सेकंड आइएगा, सेकंड एन्युटी 12,000। अब मैं इस एन्युटी को ले रहा हूं, इसमें भी 12,000 अमाउंट है, इनटू 1 माइनस 1.08। देखिए यहां एन कितने हैं, कितने, जित एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर एन्युटी कंटिन्यूअस। ये एन्युटी 3, यस, -3। यहां पर टोटल एन का मतलब वो नहीं लेना आपने, डिवाइडेड बाय 0.08। लेकिन जब मैं 3 ईयर की एन्युटी निकालूंगा तो ये वैल्यू थर्ड ईयर पे आएगी, फिर यहां से बैक पे जाना है, तो 1.08 वही डिलेड एन्युटी वाला कॉन्सेप्ट, रेज टू पावर -3। अब इसकी अमाउंट निकालिएगा, 24,549। 548। इसको ऐड कर लें, Yes, sir. 45, चलो राउंडिंग कर लो, 46,000। मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ 50,000 की और मुझे रिटर्न मिलेगा रियल टर्म में 45,000। सो द ऑफर शुड बी रिजेक्टेड। ऑफर को मुझे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। ओके, समटाइम किसी एग्जांपल में वो क्या करता है, लॉन्ग प्रोजेक्ट होता है, उसमें सारी चीज़ें मिक्स करता है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल ले रहा हूँ और उसके मुताबिक देखें हम उसको आसान तरीका क्या करते हैं, इन्हीं को कंबाइन करते हैं। Deposit 100,000 today. We will receive rupees 10,000 per annum first 2 years, rupees 15,000 in year 3, 18,000 per annum from year 4 to 8. If the discount rate is 10%, calculate present value. यहां पर आप देखो तो 4 सिचुएशन नजर आ रही है, 4 ओवरऑल, वैसे 3 बनेंगे। एक फर्स्ट 10,000 पर एनम 2 इयर्स के लिए, यानी इसका मतलब ये ऑर्डिनरी एन्युटी हो गई। थर्ड ईयर में आपको पेमेंट रिसीव हो रही है, और थर्ड ईयर में पेमेंट रिसीव हो रही है 15,000। फोर्थ ईयर इज द गैप, लेकिन इसको ब्रेक नहीं कहूंगा क्योंकि एन्युटी स्टार्ट ही हो रही है फोर्थ से, एन्युटी फोर्थ से स्टार्ट हो रही है, तो ये ब्रेक एन्युटी नहीं है, लेकिन दरमियान में गैप आ रहा है।
इसको सॉल्व करने का बेहतरीन तरीका टेबल फॉर्म होती है। आप इसको अब लिखोगे ईयर्स, मैं यहां से आता हूं फर्स्ट 2 ईयर्स को इस तरह लिखूंगा 1 से 2, और यहां पे कैश फ्लो मेरा कितना होगा जो हमें मिलेगा, दैट इज 10,000। पहले इस टेबल से यानी इस डाटा को टेबल में ट्रांसफॉर्म कर लो। ईयर 3 में 15,000 हमें मिलेगा कैश, सिर्फ एक साल। उसके बाद ईयर 4 ना करो इसको, सॉरी इसको 5 करो, 5 6 7 8, यानी 4 का गैप आ रहा है, तो आने दें, आप जिस तरह डाटा दिया उसके मुताबिक लिख दें। अब यहां पर मुझे डिस्काउंट फैक्टर चाहिए, जिसको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर भी कहते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, ये जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं, इसको अगर मैं इससे मल्टीप्लाई ना करूं और इतना आंसर निकालूं तो ये फैक्टर ही तो है। दिस इज नॉन एज प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। तो इसलिए प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालने के लिए पहले 2 साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे निकलेगा, फर्स्ट टू 2 ईयर्स प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ ईयर 1 से 2। चूंकि ईयर 1 से 2 में एन्युटी अप्लाई हो रही है तो एन्युटी का फार्मूला लगाइएगा। 10,000 से मल्टीप्लाई नहीं करना अब आपने, ठीक है, सिर्फ एन्युटी अब फैक्टर निकालना है, क्योंकि जब मैं फैक्टर निकाल लूंगा तो फिर इससे मल्टीप्लाई करूंगा और आंसर निकालूंगा। तो डिस्काउंट फैक्टर क्या बनेगा, 1 माइनस 1.10 रेज टू पावर -2 डिवाइडेड बाय 0.10। तो कैलकुलेट कीजिएगा क्या फैक्टर आया, 1.735। 735। असल में फैक्टर जो है ना, कोशिश करें कि 3 डेसिमल तक रखें, तो इसकी जो टेबल होती है वो भी 3 डेसिमल तक। अच्छा, अब आ जाए थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर में आपको 15,000 मिल रही है, ये सिर्फ सिंगल ईयर है, और सिंगल ईयर में एन्युटी नहीं लगती। अब मैं अगर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालता हूँ ईयर 3, तो बताइए कैसे निकालना चाहिए। बोले, सिंगल अमाउंट वाला फॉर्मूला सर। 1.10 रेज टू पावर -3, सिंपल। इसका तो कुछ भी नहीं करना, सिंगल अमाउंट है ना, तो रेज टू पावर -3, और इसको कैलकुलेट करो तो ये आएगा 751। 0.751। अब आइएगा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 5 to 8, फिर एन्युटी आ गई, लेकिन ये एन्युटी अब डिलेड एन्युटी है। अब इसके लिए जब मैं फैक्टर निकालूंगा 1 माइनस 1.10 रेज टू पावर, अच्छा एन ध्यान से काउंट करना है। अक्सर स्टूडेंट मिस्टेक ये करते हैं कि 5 और 8 का डिफरेंस 3 ले लेते हैं, वो गलत है। इसमें 5 और 8 दोनों इंक्लूड है, यानी 5 6 7 8 जी -4 डिवाइडेड बाय 0.10, और फिर चूंकि इसको मैंने प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना है फर्दर, तो 1.10 रेज टू पावर -4, ताकि 4 और 4 8 हो जाए, 0 पे लेके जाना। अब इस पूरी कैलकुलेशन में क्या फैक्टर आया, 2.165। 2.165। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये डिस्काउंटेड कैश फ्लो बन जाएगा। 10,000 को 1.735 से मल्टीप्लाई किया तो 17,350, 15,000 को 0.751 से मल्टीप्लाई किया 11, 265। 265, और 18,000 को 2.165 से मल्टीप्लाई किया 38,970। अब इसको प्लस कर लें,
67,585. चलिए जो भी आ रहा है 67,000 आ रहा है। सो अगेन मेरी इन्वेस्टमेंट 100,000 है, रिटर्न मिल रहा है मुझे 67-8,000। सो वी शुड नॉट मेक इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये आज इसका सिर्फ पहला हिस्सा मैंने कैलकुलेशन सिखाया है। कल इंशाल्लाह हम इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेक्निक की तरफ जाएंगे और कल मेरा ख्याल आप लोगों का रिजल्ट भी है, क्योंकि आई कैप ने अनाउंस कर दिया है कि जल्दी वो दे रहे हैं 4